राजस्थान में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट भी आ गई है। इसके विश्लेषण को हम जाएं, इसके विश्लेषण के लिए तो कांग्रेस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारती हुई नजर आ रही है। कैसे और क्यों कह रहे हैं ये आपको बताते हैं। पार्टी हाईकमान ने राजस्थान के मामले में तय कर रखा है कि वो अपने विधायकों और मंत्रियों के सर्वे और फीडबैक को नहीं देखेगा, जबकि यह ऐतिहासिक सत्य और तथ्य है कि मौजूदा विधायकों के प्रति नाराजगी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इसको थोड़ा समझ लीजिए। पहले भी ये बात हो चुकी है कि जो इतनी देरी हुई उसमें अशोक गहलोत कुछ और सोचते हैं, सचिन पायलट कुछ और सोचते हैं, लेकिन यहां आलाकमान ने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करी कि सर्वे कराते हैं, लोगों से पूछते हैं। जब सर्वे रिपोर्ट आ गई तो उसमें यह पता लगा कि जो सिटिंग विधायक है उनसे बड़ी नाराजगी है, उनको बदलना होगा। अशोक गहलोत ऐसा नहीं चाहते हैं। अशोक गहलोत चाहते हैं कि जो विधायक हैं, खासतौर पर जिन्होंने सरकार बचाने में मदद की थी, उनसे उन्होंने वादा किया था, वो सारी बातों को वो आगे रख रहे हैं, यानी बात वही मानी जा रही है। अब मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये तो एक कहने की बात है राजनीतिक विश्लेषण के लिहाज से, और कई विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि एक बड़ी गलती हो सकती है, लेकिन आपको क्या लगता है? आप अपनी राय शुमारी इस रिपोर्ट पर ज़रूर कीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। दरअसल ये बात मुख्यमंत्री और प्रभारी भी मान चुके हैं, और पिछले 2-3 चुनाव में ये कहानी कहते हैं कि 45 से 50% विधायक कभी रिपीट नहीं होते हैं, वो खुद भी मानते हैं। अगर तीनों सूचियों के 95 नामों पर नजर डालें तो यहां रिपीट होने वाले नेताओं की संख्या 76 है। एक आध अपवाद को छोड़ दें तो शेष रिपीट करने जैसा ही है। अब पिछले 8-6 महीने से जितनी बातें हुई हैं वो एंटी इनकम्बेंसी की हो या नेताओं की हो, किसी को नहीं सुना गया। आला कमान के खिलाफ बोलने वाले तीनों नेताओं को भी ठीक से समझा दिया गया है। हाई कमान के खिलाफ बोलने की सजा क्या होती है, पहला तो सवाल। खैर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी राजस्थान के पिछले 25 साल के इतिहास को बदलकर रिवाज बदलने की बात कर रही है। दावे थे कि प्रत्याशियों को बदलने का शानदार प्रयोग होगा, हुआ नहीं। आचार संहिता लगने के साथ भाजपा ने पहली सूची लाकर चुनावी माहौल खड़ा भी कर दिया और अपने आप को एक लीड लेती हुई भाजपा दिखाई दी, कम से कम प्रत्याशियों की घोषणा के मामले में। बात भाजपा की हो रही है, इतना शोर कांग्रेस की 3 सूचियों में भी नजर नहीं आ रहा है। आज की सूची के बाद भी संभवतः कोई बड़ा विरोध नहीं देखने को मिले। चौथी और छोटी सूची का इंतजार भी जल्द खत्म हो सकता है, इसमें भी कुछ ऐतिहासिक की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब डिटेल में कांग्रेस की 3 सूचियों के मायने समझते हैं। राजस्थान में एक कहावत है, लाडूरी में कुण खारो कुण मीठो। इसका मतलब होता है कि बगैर किसी पक्षपात के सभी के साथ समान व्यवहार करना। इस बार गहलोत पॉलिटिक्स में यह साफ मैसेज है कि जिसने उनका साथ दिया, पार्टी उनके साथ है, सभी साथ देने वालों को साधा गया है। दल बदल कर आए नेताओं को भी पूरी तवज्जो मिली। मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने वादे किए थे और वो जगह जगह इशारों में बात स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं कि चलेगी तो उनकी चलेगी। क्यों चलेगी का स्पष्टीकरण भी देते रहे। इन्होंने मेरी सरकार बचाई थी और जब ऐसा संकट आ गया वो मानेसर में होटल में ले गए थे, बार बार कहते रहते हैं। पायलट समर्थकों को भी टिकट मिल गए। राजस्थान की 200 सीटों में से 54 पर प्रत्याशियों के आमने सामने की तस्वीर क्लियर हो गई है, लेकिन अब तक कोई सीट हॉट सीट बनती नजर नहीं आ रही है। भाजपा में जिस तरह विरोध हुआ उतना कांग्रेस की 2 सूचियों में नहीं हुआ। एक पैटर्न यह भी नजर आ रहा है कि पहली और दूसरी सूची प्रियंका की सभा के 2-3 दिन बाद आई है, तीसरी भी प्रियंका की झुंझुनू सभा के दूसरे दिन। इस सभा में कांग्रेस ने 2 बड़ी गारंटी दी। उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार शनिवार को भी एक सूची आएगी। कांग्रेस शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 बड़ी गारंटी की घोषणा कर चुकी है, यानी कि कांग्रेस पहले सभा करती है या कोई गारंटी देती है, इसके बाद लिस्ट जारी करती है। जिन विधानसभा सीटों पर विवाद हो सकता है वहां के नाम अब तक नहीं दिए गए हैं ताकि विरोध के लिए ज़्यादा समय नहीं बचे। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पिछले साल 25 सितंबर की घटना को कांग्रेस के लिए शोध का विषय बताया था। इससे साफ होता है कि हाईकमान के कानों तक इनकी पुकार नहीं पहुंची है। इनके लिए राहत बस इतनी है कि कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किए गए हैं। ऐसे में साफ है कि इन्हें अंतिम समय तक हाईकमान के आगे दंडवत होना ही पड़ेगा, क्योंकि तीसरी सूची में तो कांग्रेस को जिन लोगों ने हराया उन 6 लोगों को भी टिकट दे दिया गया है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि अभी कई परिक्रमाएं इन्हें और लगानी होंगी। एक और पैटर्न समझ आता है, कांग्रेस जब भी सत्ता में होती है छोटी और जब विपक्ष में होती है तो बड़ी सूची जारी करती है। ऐसे समझ सकते हैं 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, पहली सूची 2 नवंबर को 63 प्रत्याशियों की आई थी, दूसरी 6 नवंबर को 42 प्रत्याशियों की थी, तीसरी सूची 9 नवंबर को 71 प्रत्याशियों की थी, चौथी 10 नवंबर को 22 प्रत्याशियों की थी। ये पिछले बार के चुनाव की बात हुई। 5वीं सूची 11 नवंबर को 2 प्रत्याशियों की थी। इसके उलट जब 2018 में कांग्रेस सरकार नहीं थी तब कांग्रेस की पहली सूची ही 156 नामों की थी। इस बार सरकार है तो फिर छोटी छोटी सूचियां।
इसके मायने ये हैं कि जब भी सरकार में रहती है कांग्रेस तो प्रत्याशी चयन में काफ़ी उलझी रहती है, विरोध का डर भी रहता है। उधर इस बार एमपी में देखें तो पहली सूची 144 प्रत्याशियों की। सहाड़ा से वर्तमान विधायक गायत्री त्रिवेदी का टिकट काटा गया। पति की मौत के बाद उपचुनाव में जीती गायत्री त्रिवेदी के देवर राजेंद्र त्रिवेदी को प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी की ओर से यह कदम गायत्री त्रिवेदी को विश्वास में लेकर उठाया गया है। टिकट परिवार में ही गया है, इसलिए कोई विवाद भी उठने की आशंका नहीं है। हालांकि उपचुनाव के समय देवर भाभी दोनों ही टिकट मांग रहे थे, इसे लेकर विवाद भी उठा था। इस कारण कांग्रेस ने पहले ही बात करके विवाद को रोकने की कोशिश की है। सूची में एक खास बात और है, रेवदर सीट से सांसद नीरज डांगी लगातार हार रहे थे। कांग्रेस ने सीट पर नए चेहरे मोतीराम कोहली को मौका दिया है। कांग्रेस नेता कोहली पार्टी के सर्वे में अन्य नेताओं से आगे दिखाई दे रहे थे। हालांकि डांगी अभी राज्यसभा सांसद हैं, ऐसे में वो अपने बहनोई को टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने अभी 105 सीटों पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सूत्रों के अनुसार अब आने वाली अगली सूचियों में कांग्रेस की चौंकाने वाली रणनीति देखने को मिल सकती है। कांग्रेस अभी 55 सबसे कमजोर सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित करके चौंका सकती है। इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर संभाग की काफी सीटें हैं। यहां अलग से रणनीति तय की गई है। यहां कांग्रेस के लिए रिस्क फैक्टर भी कम होगा। दूसरा, झोटवाड़ा, विद्याधर नगर और अन्य सांसदों वाली टिकटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारने की तैयारी है। पिछली सूचियों की तरह मुख्यमंत्री गहलोत और पायलट दोनों के ही समर्थक टिकट लेने में कामयाब हो गए हैं। गहलोत की बात करें तो राज्यसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ वोट डालने पर पार्टी से निष्कासित शोभा रानी कुशवाहा को हाल ही में गहलोत ने प्रियंका गांधी की सभा में कांग्रेस ज्वाइन करवाई थी। उन्हें धौलपुर सीट से टिकट मिल गया, वो विधायक भी हैं। साथ ही गहलोत के समर्थक विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया, गंगा देवी, मदन प्रजापत को टिकट मिल गया है। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए वाजिब अली और लाखन सिंह मीणा, कांग्रेस सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय रामकेश मीणा को भी टिकट मिल गया है। इधर पायलट के कोटे से मंत्री माने जाने वाले रमेश मीणा, विधायक जीआर खटाना, हरीश मीणा, राकेश पारिक जैसे नाम भी लिस्ट में हैं। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के दौरान करीब 3 दर्जन दावेदारों से नाराजगी मोल ले ली थी। जब दावेदारों को टिकट नहीं मिला तो 25 सीटों पर भारी बगावत झेली और कई सीटें गंवा दी। हालांकि जीत के बाद निर्दलीय भी कांग्रेस के समर्थन में आ गए। इस बार पार्टी ऐसे विवाद नहीं खड़ा करना चाह रही है जो भारी पड़े। इस कारण पिछली बार बागी रहे उम्मीदवारों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ताजा सूची में रतनगढ़ से पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे पूसाराम गोदारा को टिकट दिया गया है। इनके कारण इस सीट से भाजपा जीत गई थी और कांग्रेस हारी थी। केशवरायपाटन में पिछले चुनाव में बगावत कर निर्दलीय खड़े हुए सीएल प्रेमी को इस बार उम्मीदवार बनाया गया है। प्रेमी पिछला चुनाव हार गए थे और इनके कारण वोट कटने से कांग्रेस को सीट गंवानी पड़ी थी। कांग्रेस ने अपनी छोटी लिस्ट में भी जातिगत समीकरणों का ध्यान दिया है। सूची में जातिगत समीकरण साधने की बात करें तो 3 जाट, 1 गुर्जर समेत 6 ओबीसी, 4 मीणा समेत 5 एसटी और 4 एससी, 3 ब्राह्मण वर्ग के प्रत्याशी शामिल हैं। कांग्रेस की इसमें पहले की दोनों सूचियों में 76 चेहरों को देखें तो वैश्य 6, जाट 15, राजपूत 4, ब्राह्मण 6, दलित 9 और एसटी वर्ग से 12 उम्मीदवार बनाए गए हैं। पिछली सूचियों को देखें तो पहली सूची में 33 में से 9 और फिर दूसरी में 43 में से 3 महिलाएं शामिल थीं। ताजा तीसरी सूची में 2 महिलाएं हैं। ऐसे में कुल 95 सीटों पर अब कांग्रेस की टीम में चुनाव लड़ने वाली 14 महिलाएं हो गई हैं। ये करीब 15% है। इधर मुस्लिम चेहरों की बात की जाए तो तीसरी सूची में एक मुस्लिम चेहरे के रूप में वाजिब अली हैं। पिछली दोनों सूचियों में करीब ये संख्या 6 थी। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन से इन चुनाव में कई सीटों पर कांग्रेस बीजेपी के समीकरण बिगड़ सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का दलित युवाओं के बीच जनाधार है, वहीं हनुमान बेनीवाल का फोकस भी युवा है। इस गठबंधन से जाट और दलित वोट एक साथ हुए तो ये मामला साइजेबल अमाउंट बन सकता है और प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटों पर समीकरण प्रभावित होंगे। अब तक माना जा रहा था कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी के वोट काटेंगे, लेकिन इस गठबंधन के बाद अब कांग्रेस के वोट बैंक में भी सेंध लगने के आसार बन गए हैं।